हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम कहता हूं। तो आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम पहले दो चैप्टर्स डिटेल से डिस्कस करके आ चुके हैं। तमाम एक्सेस के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस और जो कुछ भी चैप्टर के बीच में था, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, वो सब कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं हम। तो आप चाहें तो पहले वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अगर आप पहली मरतबा इस वीडियो पे आए हैं तो आपसे एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आपने लाइक करनी है आपने इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लास 9 केमिस्ट्री का न्यू कोर्स आपको यहाँ से मिल सके। तो बहरहाल अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमसे कहता है व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, हम इसको ना केमिकल बॉन्ड और एक हम बात करते हैं फिजिकल बॉन्ड की। तो फिजिकल बॉन्ड ऐसा होता है जिसको हम अपने हाथों से किसी भी अपने हाथों से हम चाहें तो उसको दो चीजों को जोड़ दें। ठीक है, दो चीजों को, दो सारी चीजों को। ये तो हो गया एक टाइप ऑफ फिजिकल बॉन्ड। अगर हम बात करें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड को है ना हम अपने हाथों से किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजें उनको अपने हाथों से जोड़ नहीं सकते। इसका मतलब है कि वो खुद ब खुद उनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं कि वो आपस में जुड़ जाएं। ओके। तो केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। तो वो आने वाले लेक्चर्स में आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, इस तरह के लेक्चर्स हमारे पास आएंगे। लेकिन आज हम जनरल व्यू ले लेते हैं कि एटम आपस में जुड़ते ही क्यों हैं और वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। जब तक वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कुछ हमें यूजफुल चीजें नहीं मिल सकेंगी। चलिए मिसाल देता हूँ मैं आपको। दो तरह की गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन होगी और एक ऑक्सीजन होगी है। जब तक वो आपस में जुड़ेगी नहीं तो हमारे पास जो पानी है, वाटर, वो नहीं बन पाएगा। तो जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने हाथों से किसी तरह हमने एक कंटेनर लें, इसमें हाइड्रोजन हो, एक में हम ऑक्सीजन ले लें, अपने हाथों से हम कहें यार तू जुड़ जा आपस में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो खुद ही उनके अंदर सलाहियत है जो कुदरत ने, नेचर ने, अल्लाह ने उनको दी है कि वो आपस में खुद ब खुद बॉन्ड बनाएंगी। अब वो सलाहियत क्या है, वो उनके पास ऐसी क्या ताकत है कि वो आपस में जुड़ रही हैं और जुड़कर वो दो गैसेस एक लिक्विड वाटर बना रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, यही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इस लेक्चर को आज हम शुरू करते हैं। वो हमसे कह रहे हैं व्हाई डू एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। ये सवाल है आपके लिए, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी कि ऐसा क्यों है कि डिक्रीजिंग देयर एनर्जी, व्हाट डज इट मीन, ऐसा इसका क्या मतलब होगा। तो आपने जर्नल इसको समझ लेना है। एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी का मतलब है कि एटम अपनी एनर्जी को कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, कम करेंगे और वो जाके स्टेबल हो जाएंगे। एटम अपनी एनर्जी को कम करेंगे, लो करेंगे और फिर वो मोर एंड मोर स्टेबल हो जाएंगे। ओके। अब मैं आपको ना समझाता हूँ एक जनरल मिसाल के तौर पे। आप एक आपके पास एक टेबल पड़ी हुई है। आप ना उस टेबल, छोटी सी टेबल है, आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं तो आप ज्यादा इजी टेबल के ऊपर खड़े होकर फील करेंगे, या फिर आप दोबारा टेबल से उतर जाएं और जमीन के ऊपर खड़े हो जाएं, आप ज्यादा इजी कहां पर फील करेंगे। एक क्वेश्चन है आपसे जनरल, इसका जवाब आप खुद सोचें। तो इसका जवाब जो मैंने सोचा, मैंने तो यार यही सोचा, मैंने खुद टेबल के ऊपर खड़ा हुआ मैं, तो फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है। तो उतर जाओ भाई, लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाओ, अपनी इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, नीचे उतर जाओ, अपनी एनर्जी लो करो और आराम से आगे जमीन पे ही खड़े हो जाओ, वही बेहतर है। तो होपफुली आपका भी जवाब यही होगा। तो कोई ऐसा बच्चा मेरे ख्याल से है क्या जो वो कहेगा कि नहीं यार मैं टेबल पे अच्छा फील कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा होगा। अगर तो कोई इस तरह का सोच रहा है तो ना सोचे यार। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। दो एग्जाम्पल तो होगी हमारी, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। दे कैन डू दिस, एटम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा एटम इसलिए करते हैं ऐसा कि उन्होंने कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, कि वो दूसरे एटम के साथ मिल जाएं और वो अपने आप को स्टेबल कर लें, अपनी एनर्जी डिक्रीज करें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी और एटम के साथ जुड़ने का अब एक कर लिया फैसला कि वो किसी और के साथ जाके मिल ही जाएंगे। अब अकेले रहना उनको पसंद नहीं आ रहा, तो वो सिंगल से मिंगल हो जाएंगे और फिर वो चाहेंगे कि हम किसी और के साथ मिल जाएं और फिर स्टेबल हो जाएं। तो जिस तरह इंसान का एक ख्वाहिश होती है ना यार, जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी ख्वाहिश होती है यार किसी तरह हम फाइनेंशियली स्टेबल हों, मेंटली स्टेबल हों, और हर हर तरह वो सोचता है यार कि स्टेबिलिटी की तरफ किसी तरह मूव करें, हम लोग अपने आप को स्टेबल करें। इसी तरह एटम की भी यही ख्वाहिश होती है, वो किसी तरह अपने आप को स्टेबल कर ले। तो कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके अलावा, अब वो बताऊंगा वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं ना, वो सब यही करते हैं, वो किसी ना किसी और के साथ जाके मिलते हैं और वो एक केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अचीव कर सके।
इट इज अ नेचुरल फिनोमेना, ये अल्लाह ने उनको ताकत दी है, कुदरत का ही कानून है ये, कि वो अपनी बिकॉज इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करें और किसी और के साथ जाके बॉन्ड बनाए और फिर स्टेबिलिटी को अटेन कर लें, कि वो भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, हाउ डू एटम सक्सीड इन देयर लोअरिंग देयर एनर्जी। अच्छा, एटम ये करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं, क्या कामयाब हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं? इसकी वजूहत अब साइंसदानों ने ढूंढनी है, तो उन लोगों ने तो ढूंढ लिया, अब हमारा काम है सिर्फ इसको समझना। तो हम भी कुछ समझ के हम भी ये कुछ सोच लेंगे, हाँ यार एटम ने स्टेबिलिटी कैसे अटेन की, अगर एटम स्टेबिलिटी अटेन कर सकता तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों फिर फाइनेंशियल स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो हम किसी के आसरे क्यों बैठे हुए हैं, खुद से कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जब एटम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं ना यार। तो द अर्ली केमिस्ट, तो जो शुरू के जो केमिस्ट थे उन्होंने स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस इज अ लॉन्ग टाइम अगो, तो उन्होंने इस बारे में सोच विचार शुरू कर दी। दे फाइनली सक्सीड टू गेट एन आंसर, तो उनको कुछ आंसर मिले। अब वो आंसर क्या था, ओनली व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन वर डिस्कवर्ड, ये हैं वो गैसेस जो कि नोबल हैं और किसी के साथ रिएक्ट करने की इनको जरूरत पेश ही नहीं आती, इतनी स्टेबल है ये। जब ये गैसेस डिस्कवर हो गई थी तो साइंसदानों को कुछ आंसर्स मिले। अब वो क्या बात है, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल की क्या कहानी है, चैप्टर नंबर 2 में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना ये बातें डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं, तो मेरा ख्याल है आप एक बार चैप्टर नंबर 2 डिटेल से पढ़ लें, उसके बाद यहाँ पर आपको ये आउटर मोस्ट शेल वाली भी कहानी भी समझ आ जाएगी। अच्छा, मजीद एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ मैं आपको, बहुत एटॉमिक मॉडल वाली, वहां पर मैंने शेल्स वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन शो हो रहा होगा, आपने वहां पर क्लिक करना है और आपको वो वीडियो खिल जाएगी। छोटी सी वीडियो, एक बार आप देख लें तो ये शेल्स वाली जो मिस्ट्री है ना आपकी ये सॉल्व होने लगी है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आखिरी शेल में, सबसे ऊपर वाले शेल में, while all other noble gases have 8 electrons in their outermost shell। लेकिन जो बाकी नोबल गैसेस हैं, हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जीनॉन हो गई, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, वी ऑल्सो नो अबाउट दीज गैसेस दैट नीदर देयर एटम्स कंबाइन विद देमसेल्फ नॉर विद अदर एटम्स। तो अब हमें ना ये बात भी पता है कि जो नोबल गैसेस हैं जिनका भी हमने ऊपर नाम पढ़ा है, ये ना तो आपस में जुड़ के कोई बॉन्ड बनाती हैं, या लेकिन हीलियम और हीलियम आपस में जुड़ गया कोई नया बॉन्ड बना दिया, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि हीलियम नियॉन से मिलेगा तो वो बॉन्ड बना देगा, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि ये गैसेस किसी और जाके एलिमेंट से जाके मिल के कुछ नया कुछ बना देंगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो इनका नाम नोबल रखा हुआ है। इतने नोबल है, इतने स्टेबल है कि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो आपस में बॉन्डिंग भी नहीं करते और किसी और के साथ जाके बॉन्डिंग नहीं करते, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। ओके, द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाज देयर स्टेबिलिटी। अब इनके स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी जो है ना वजह यही है कि वो स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो रिएक्टिव ही नहीं है, किसी से जाके रिएक्ट कर ही नहीं रहे, बॉन्ड बना ही नहीं रहे। इट वाज सजेस्टेड, ये बात फिर सोची गई है, that these gases were stable due to presence of 2 electrons in helium and 8 electrons there in the outermost shell of the rest of the gases। तो उन्होंने कहा हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी गैसेस के आउटरमोस्ट शेल में है, तो क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, एक जनरल रूल बना ही दिया जाए कि जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में हो किसी एलिमेंट के एटम के पास, या किसी एलिमेंट के एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में हो, तो उसको हम स्टेबल वैसे ही कंसीडर कर लेंगे। हम ये समझ लेंगे कि वो वाला एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आखिरी शेल के अंदर, ये आउटर मोस्ट शेल वाली थोड़ी बात बताता हूँ ना मैं आपको। ये देखें, ये अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक शेल बना दिया, 2 बना दिए, चले 2 ही बना लेते हैं, अब चले 3 बना लेते हैं। किसी के पास अगर 3 शेल्स है ना, किसी एटम में 3 शेल्स हैं, और ये शेल्स के हैं, एक बार बोर एटॉमिक मॉडल वाली वीडियो देख के आ जाए आप, और फिर ये शेल्स वाली बात आपको पता लग जाएगी। तो जो सबसे आखिरी शेल के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको हम कह देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और ये जो आखिरी शेल हो जाएगा ना उसको हम कह देंगे आउटर मोस्ट शेल। आखिरी शेल, सबसे ऊपर वाले शेल को हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम कह देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आउटर मोस्ट शेल वाली बात ना आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं यहाँ पर इसको रेस कर रहा हूँ, फिर हम दोबारा आते हैं क्योंकि लफ्ज बार बार आ रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया दे दूंगी आउटर मोस्ट होता ही क्या भाई। ओके, कहाँ गया, तो हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जनरल रूल बना दिया गया कि जिस एटम के पास ना आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर जिस एटम के पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो स्टेबल होगा और वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रिंसिपल का नाम दिया गया डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक बात अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं।
द डिस्कवरी ऑफ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल वाज फॉलोड बाय अनदर सिमिलर सजेशन। अच्छा, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को जब साइंसदानों ने एक जनरल रूल बना दिया ना, इसके बाद कुछ और सजेशन भी दी गई हैं। अब वो क्या है? दैट एटम्स फॉर्म अ बॉन्ड बिकॉज दे वुड लाइक टू लोअर देयर एनर्जी। एटम की एक कोशिश होती है कि किसी तरह वो अपनी एनर्जी को कम करे। एनर्जी कम करने का मतलब मैंने बता दिया आपको कि वो स्टेबल हो बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट एंड ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल सोडियम एटम, इट इज इजी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन्स। अब एक मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ कि एक एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपका क्या ख्याल है, 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके कहीं और लेके जाना इजी है या फिर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे उठा के कहीं और? तो आपका जवाब ये होगा कि यार एक इलेक्ट्रॉन उठा के कहीं और ले जाओ तो वो ज्यादा इजी काम हो जाएगा। इसीलिए स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक रूल ये सेट किया गया कि ऐसा आउटर मोस्ट शेल जिसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है अपने अंदर से, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, एज कंपेयर टू एक ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो अभी तक ये बात हम रखते हैं। कम इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? आप ये वीडियो देखें और उसके बाद एक और वीडियो आने वाली है आयनिक बॉन्डिंग वाली। ठीक है, उसमें मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। और वो आयनिक बॉन्डिंग वाली वीडियो इतनी जबरदस्त होने लगी है कि मैं आपको 50% केमिस्ट्री सिर्फ एक वीडियो के अंदर समझा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें। तो बस आपने थोड़ा सा इंतजार करना है, एक आध दिन में वो भी आ जाएगी। बहरहाल अब हम इसको देखते हैं। सोडियम एटम, इट इज इजी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट। तो वो कहता है कि सोडियम एटम ना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो आसान हो जाएगा, या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से ना भीख मांगता फिर, यार मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहेगा यार चलो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ही तुम ले लो, तो किसी और के साथ जाके मिलेगा, कोलैब कर लेगा और वो खुद स्टेबल कर लेगा अपने आप को। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वाला सोडियम है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स वाले क्लोरीन से जाके मिलेगा और NaCl नमक बना देगा। इस तरह क्लोरीन भी खुश हो जाएगा, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह सोडियम भी खुश हो जाएगा जिसके पास पहले से एक था, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के जोड़े हैं और NaCl एक नया कंपाउंड बनाया, तो दोनों भाई भाई खुश हो गए। तो ये कुछ कहानी होती है इसके पीछे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम एटम therefore adopt the energetically easier path to lose its electron to form a bond। तो सोडियम के लिए आसान काम यही है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और जाके किसी और को दे दे, और किसी और को दे दे और उसको अपने साथ जाके मिला ले। किसी को देना है और सिर्फ फ्री में नहीं दे देना, बल्कि कहना यार तू मेरे साथ आके मिल जा, हैंडशेक कर लेते हैं दोनों भाई भाई। तो वो अपने साथ आके हाथ मिला लेंगे दोनों और फिर इस तरह एक स्टेबल बॉन्ड बना देंगे, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो सोडियम भी खुश और जो 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला क्लोरीन था वो भी खुश। इन द सेम वे इट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर हाइड्रोजन एटम टू लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी ये इजी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी और को दे दे और उसको अपने साथ मिला ले और अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा कर ले। अब हाइड्रोजन के लिए एक चीज तो बड़ी आसान है। अच्छा, एंड गेन वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम हाइड्राइड और हाइड्राइड आइन। अब ये प्रोटॉन H प्लस और ये H माइनस हाइड्राइड आइन, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो अभी आपने सिर्फ ये समझ लेना है हाइड्रोजन के लिए तो एक बात, हाइड्रोजन की खास बात यही है, समझ लें कि इसके लिए बहुत आसान है कि वो डुप्लेट रूल फॉलो कर ले। वो इस तरह कर लेगा कि वो किसी और के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके साथ मिलकर अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा कर लेगा। तो वो डुप्लेट रूल फॉलो करने वाले ना सिर्फ दो ही लोग हैं, एक हीलियम है, हीलियम तो किसी से बॉन्ड करता ही नहीं है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। तो हाइड्रोजन जो है ना वो ये काम कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और अपना इलेक्ट्रॉन को जो है ना किसी और से भी अपना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। जब वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो हाइड्राइड आइन बन जाएगा, जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो फिर वो प्रोटॉन H प्लस बन जाएगा। और ये बात तो जनरल रूल है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन की खास बात मैंने आपको बता दी है कि वो क्या करता है, वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देके उसको अपने साथ मिला लेते हैं और अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन जितना दिया है उसने इस तरह किसी और से ले भी सकता है हाइड्रोजन, जब वो ले लेगा तो फिर वो हाइड्राइड आइन बन जाएगा। इन द लेटर केस, बात वाले केस में जो हाइड्रोजन की एग्जांपल हमने लिए, इट कंप्लीट्स इट डुप्लेट। तो हाइड्रोजन इस तरह अपना डुप्लेट पूरा करता है। वो अगर आप मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए एक हाइड्रोजन है और एक और एलिमेंट है जिसका नाम है सोडियम। सोडियम के पास भी ना एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं ना, इनका ना काम ये होता है कि वो किसी ऐसे को ढूंढें, किसी ऐसे को ढूंढें कि जिनके पास जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, सोडियम ने तो अपना पार्टनर ढूंढ लिया है क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल में। तो ये एक और 7 मिलेंगे तो क्या बना देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जब पूरे कर लेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, उसको हम कह देंगे
कि वो एक कंप्लीट ऑक्टेट रूल बन गया और Na और Cl ने आपस में मिलके NaCl बना लिया। ठीक है, NaCl बना लिया जो एक स्टेबल कंपाउंड है। इस तरह हाइड्रोजन भी यही काम करता है। हाइड्रोजन किसी ऐसे के साथ मिल जाता है कि जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हाइड्रोजन जो है ना अपना आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेता है, तो हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है। तो हाइड्रोजन के बाद केस में याद रखिएगा हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करेगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना वो ऑक्टेट रूल की तरफ जाएंगे। तो अभी के लिए आप ये बातें समझ लें, फिर आने वाले लेक्चर्स में मजीद कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आयनिक बॉन्डिंग वाला मैंने आपको बताया, वो लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने लगा, तो आपने उसको भी जरूर सुनना है, इससे अगला लेक्चर वही होगा। ओके, अब हम चलते हैं आखिरी लाइन की तरफ। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये अल्कली क्या होते हैं, अल्कलाइन क्या होते हैं, एक नजर ना आप पीरियोडिक टेबल की तरफ डाल लें। मैं बैग आपको लेकर चलता हूँ पीरियोडिक टेबल की तरफ। इस चैप्टर के एंड पे मैंने देखा था बना हुआ। आजा भाई, ये आ गया। ये देखें जी पीरियोडिक टेबल। ये यहाँ पर ना ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ऊपर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे को हम कहेंगे कि ये है ग्रुप 1। ओके, तो ये अगला वाला क्या हुआ, ग्रुप 2 हुआ। इस तरह 3 4 5 6 अप टू सो ऑन 18 तक ग्रुप जा रहे हैं सारे। ये जो 18 ग्रुप वाला है ना, यहाँ पर होती हैं नोबल गैसेस। जैसे कि हीलियम का हमने नाम लिया था, आपको याद होगा, नियोन का, आर्गोन का, क्रिप्टॉन का, जीनॉन का, इनका हमने नाम लिया था ना। तो ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। ये 18 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाँ, हीलियम का एक्सेप्शनल केस है, हीलियम के पास 2 होते हैं, बाकी नीचे वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये स्टेबल है, इनको किसी और के साथ बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। ये जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है ना, ग्रुप 1, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर सिर्फ कि अल्कली क्या होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। तो ये ग्रुप 1 जो है ना वो अल्कली हो जाता है, उनका नाम है अल्कली मेटल्स। और जो दूसरे वाला ग्रुप है ना, दिस वन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप 2 वाले जो हैं उनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 1 वाले उनका नाम है अल्कली मेटल्स। अभी के लिए आपने याद रखना है। मजीद जो है मिस्ट्रीज है ना इनके अंदर, वो सब सॉल्व कराऊंगा मैं आपकी इसी चैप्टर के अंदर। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आपको अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आपने परेशान नहीं होना। मैं हत्तुल इम्कान बिल्कुल एक बेसिक वे में आपको लेके चलना चाह रहा हूँ। तो आपने इस लेक्चर को थोड़ा बहुत समझना है, फिर आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर आप ये जो पहला लेक्चर दोबारा देखेंगे ना, फिर आप कहेंगे कि वाह, हमें तो सब कुछ समझ आ गया। इस चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री जो है ना आपकी बहुत बेहतर होने वाली है कॉन्सेप्चुअली। बहरहाल हम आते हैं, अल्कली पता लग गया कि ग्रुप 1 के मेंबर्स होते हैं, अल्कलाइन वो होते हैं ग्रुप 2 के मेंबर्स। आर देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब एक नई टर्म आ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। बहुत इजी है, अब सुने। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये क्या होते हैं, देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव के आगे मेटल्स आ रहे हैं ना, वो कहते हैं कि ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। इसका मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इनके लिए बहुत आसान है। अपने जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे तो इनके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इनको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, विच विल फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हुए, ऐसे एलिमेंट्स जो जिनके पास सलाहियत हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम हो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम इलेक्ट्रॉन्स वाले से अपने इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाले जो हो गए ना, वो कम वाले से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेते हैं। तो इसलिए वो हो जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनके ऊपर आया था इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था। मिसाल के तौर पे अगर हम बनाए Na और Cl की बात करें, अगर हम इस तरह लिख लेते हैं, अगर हम NaCl का मैंने बॉन्ड बनाना है, तो Na जो है ना वो इस ग्रुप का है। Na कौन से ग्रुप का है, वो है ग्रुप 1 का Na। ठीक है, Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि Na के पास सलाहियत है, सोडियम के पास सलाहियत है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज को अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो देखें, पॉजिटिव क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले जैसे कि सोडियम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है इनके अंदर। अच्छा जी, इसके मुकाबले में अब हम यहाँ पर लिख लें ग्रुप 17। ग्रुप 17 है, तो आउटर मोस्ट शेल में उस मेंबर के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ग्रुप 17 का मेंबर है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ लूज किया था ना, वो क्लोरीन के पास आके अटैच हो गया। वो क्लोरीन के पास आ गया, तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो फिर उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, जैसे कि वो कह रहा है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ऑक्सीजन की एग्जांपल भी हम आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे, बहुत इजी है, इसी तरह किया है बस।
तो ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हम इस पे। क्लोरीन की एग्जांपल तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर आपको इजीली समझ आ गई होगी बात की। ऑल्दो इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ऑक्टेट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो ऑक्टेट ने ना कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड की जो नेचर है ना, उसको समझाने में बहुत मदद फराहम की है। येट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस फाउंड इट टू बी लेस इंपॉर्टेंट। लेकिन आने वाले वक्तों में साइंसदान समझ गए थे ऑक्टेट एक बाकी अच्छी चीज है केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। तो इस लेक्चर में मैंने आपकी केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश बहुत की है। तो समझ आ गई तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है। आने वाले लेक्चर्स को आप फॉलो करते ना, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं, खासतौर पे आयनिक बॉन्डिंग वाला। इसमें मैं आपकी तकरीबन 50% तक केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। आपने बस उम्मीद रखनी है और भरोसा रखें मुझ पर भी। तो अब हम खत्म करते हैं इस वीडियो को और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आयनिक बॉन्डिंग वाले लेक्चर में। तो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है चैनल को, फिर आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को भी लाइक कर देना है। और प्लेलिस्ट का आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो वहां पर आपने प्लेलिस्ट क्लिक करनी है और क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के डिटेल्स लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।